नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार, बल्कि दिन में तीन तीन बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा हिंदुओं से छीनकर। परसेंटेज भी बताते हैं कि 15% हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई मुसलमान जो है वो हिंदुओं का हक मारने वाले हैं, या उनको कोई हक देने वाला है? या सच ये है कि मुसलमानों की लगातार हकमारी हो रही है? और जब अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार क्या आता है? पहला अधिकार आता है रिप्रेजेंटेशन का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। लेकिन क्या मुसलमानों को प्रतिनिधित्व का अधिकार देने को तैयार हैं पार्टियां? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को विश्व नेता बताते हैं, विश्व गुरु बताते हैं, टीवी में काम करने वाले उनके चेले। सच क्या है कि क्या वो भारत के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी नुमाइंदगी का हक देने को तैयार हैं? या फिर उनकी सोच इतनी छोटी है, दिमाग इतना तंग है, नजरिया इतना संकीर्ण है, जिस पर बात करने की जरूरत है? क्या मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? जिस तरीके से वो मुसलमानों को लेकर डरा रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनका इरादा क्या है? मुस्लिम मुक्त भारत का। और जब मैं मुस्लिम मुक्त भारत की बात कर रहा हूं तो मैं मुस्लिम मुक्त संसद की बात कर रहा हूं कि क्या मुस्लिम मुक्त संसद का सपना देख रहे हैं नरेंद्र मोदी? इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यह जितना डरावना है उतना ही चिंताजनक। कुछ आंकड़ों पर आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे मुसलमानों को संसद से बाहर किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया और तेज होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में लगातार मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। 15 साल की बात करते हैं। और कम क्यों हुआ है? आप रिप्रेजेंटेशन तो आप कह सकते हैं कि चलिए चुनाव जीत कर आना पड़ता है, लेकिन चुनाव तो तब जीतेंगे जब पार्टियां मुसलमानों को टिकट देंगी, उन्हें चुनाव में उतारेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के उभार के साथ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कैसे संसद में कम होता चला गया है, इसको समझने की जरूरत है। और हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन लगातार कम होता जा रहा है। ये देखिए, पहले मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि 2014, 2019 और 2024 में हिसाब क्या है। 464 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, 464। उसमें से मुसलमान थे 31। 2019 में बढ़े 34 हो गए, लेकिन 2024 में 19 हो गए। हालांकि सीटें भी ज्यादा लड़ी थी। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने 464 सीटें लड़ी थी और जीती थी 3, लेकिन ये 31 सीट और 19 सीट, मतलब 12 मुसलमान तो कम हो गए चुनाव लड़ने में। मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी 428 सीटों पर लड़ी थी 2014 में, उसने 7 मुसलमान उतारे थे। 2019 में 3 मुसलमान उतारे और 2024 में आकर यह संख्या हो गई केवल 1। 2014 में भी कोई मुसलमान बीजेपी से नहीं जीता था, 2019 में भी कोई नहीं जीता था, और 2024 के चुनाव चल रहे हैं। बीएसपी 503 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2014 में, मुसलमान उतारे थे 61। 383 2019 में, 61 से आगे 39 और 2024 आते आते 35। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस मुसलमान 24, 24 से आए 13, 13 से आ गए 6। समाजवादी पार्टी 39 से आ गए 8, 8 से आ गए 4। इसी तरीके से सीपीएम, सीपीआई मान लीजिए तो 14 से आ गए 9, 9 से 10, सीपीआई और सीपीएम मिलाकर। सीपीआई 3, 4 और 0। इसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल 2014 में 6, 2019 में 5 और इस बार 2। इसी तरीके से एनसीपी 3, 3 और इस बार 1। एडीएमके और बीजेपी का मैंने आपको बताया। अब इसको जरा तोड़ तोड़ कर समझते हैं कि मुसलमानों को कैसे संसद से बाहर किया जा रहा है लगातार। आप देखिए कि जीते थे 2014 में 3 कांग्रेस से,
3 तृणमूल कांग्रेस से, 2 सीपीएम से, 1 आरजेडी से और 2 एनसीपी से और 1 एडीएमके से। तो इन पार्टियों को, जो नेशनल पार्टियां हैं, उनको जोड़ दें तो 3 और 3 6 और 2 8, 1 9, 2 11, 1 12 ये जीते थे 2014 में। इसी तरीके से 2019 में अगर देख लें तो 4 3 7 4, 11 3 14, 1 15, 1 16 मतलब संख्या बढ़ी 2019 में, और इस बार चुनाव चल रहे हैं। तो अब इन पार्टियों की स्थिति क्या है, कैसे कैसे ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल जो है, तो कांग्रेस से जरा शुरू करते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का हिसाब है 424 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और बंगाल में 6, आंध्र प्रदेश में 2, असम में 2, बिहार में 2, उत्तर प्रदेश में 2। इसी तरीके से कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। तो 424 में से 35 मुसलमान हो गए, और उसमें भी हर जगह कम होते। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां 2 मुसलमान केवल कांग्रेस ने उतारे हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश में ये 8 मुसलमान उतारे थे, और बंगाल में उतारे थे 10। तो ये हालत है। तो बंगाल में आप देख लीजिए कि 10 से हो गए 6, और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 8 से हो गए 2। यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने मुसलमानों को टिकट दिया है, अब देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी। कुल उसने 328 उम्मीदवार उतारे हैं, इसमें से 19 जो हैं वो मुसलमान हैं। 328 में से 19। तो नरेंद्र मोदी जो लगातार 15% की बात कर रहे हैं, तो सारी पार्टियां चलिए 15% नहीं तो 10% रिप्रेजेंटेशन दे दे मुसलमानों को। 328 में से कायदे से तो 33 टिकट होना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 29, सीधे आधा। अब 29 में सबसे ज्यादा जो टिकट उत्तर प्रदेश में दिए हैं बहन जी ने, वो उत्तर प्रदेश में है, ये है 17। ये उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 17। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसपी ने ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। ज्यादा का मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा, समाजवादी पार्टी की तुलना में ज्यादा, क्योंकि मुसलमान वोट जो है वो बटेगा। जो माई समीकरण है अखिलेश यादव का और कांग्रेस पार्टी के मिलने से दलितों का भी उसमें वोट जुड़ रहा है, तो उसमें बंटवारा हो। बहन जी, मुसलमानों के वोट बैंक में अगर सेंध लगाएंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, ये इंडिया गठबंधन का कहना है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, अब इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उसमें से केवल 6 पर जो है वो मुसलमान है, और 6 पर भी बंगाल में 5 ही है, 1 असम में है। 2019 में बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और बिहार मिलाकर 13 मुसलमान उतारे थे। तो 13 से सीधे हो गए 6, मतलब 13 से 6 का मतलब आधे से भी कम, आधे से भी कम मुसलमान हो गए। ये वो उन पार्टियों की हालत बता रहा हूं जो मुसलमानों के वोट बैंक को क्लेम करती हैं। 2014 से तुलना कर लेंगे तब तो परेशान हो जाएंगे। 23 मुसलमान उतारे थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की, और 23 से अगर 10 साल में देखें, यह नरेंद्र मोदी का इफेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही हैं। 23 से 6 मतलब 1/4। तो कहां 100% अगर रिजर्वेशन आप मानते हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, तो इसका हो गया 4 हिस्सा, मतलब 25% केवल बचता है। अगर 2014 की तुलना में माने तो 2014 में 23 और 2024 में 6 मुसलमान। यह हालत है मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियों की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार, 2 पार्टियां ऐसी हैं जो माई समीकरण पर चलती हैं, मुसलमान और यादव। तो समाजवादी पार्टी ने 71 उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार उसने बहुत सारी जगहों पर चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जैसे बिहार में नहीं उतारा है, जैसे महाराष्ट्र में नहीं उतारा है। बहुत सारे राज्यों में वो 1-1, 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, महाराष्ट्र में तो कई सीटों पर। तो इस बार 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और
उसमें से मुसलमान कितने हैं? केवल 4। जी हां, केवल 4 मुसलमान उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में तो 3 ही उतारे हैं, आंध्र प्रदेश में 1 उम्मीदवार उतारा है। तो 3 मुसलमान केवल समाजवादी पार्टी ने दिया। मुरादाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट, वहां से भी एसटी हसन का टिकट काट दिया समाजवादी पार्टी ने और किसी मुसलमान को उनकी जगह नहीं उतारा, उनकी जगह उतारा रुचि वीरा को। तो बीएसपी ने मुद्दा बना दिया है कि देखिए, मुसलमानों की बात करने वाली पार्टियां आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, आप हमारी तरफ आइए। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष का मतलब इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि इससे जो है मुसलमानों का वोट बटे, और इससे जब मुसलमानों का वोट बटेगा तो फायदा किसको होगा? इसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो तृणमूल कांग्रेस का हमने आपको दिखा दिया, समाजवादी पार्टी का दिखाया। अब जरा देख लीजिए आरजेडी। ये है आरजेडी, जो बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है। तो आरजेडी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और 24 में से केवल 2 मुसलमान हैं, केवल 2। 2019 में राष्ट्रीय जनता दल, मतलब लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, 2019 में 5 उम्मीदवार उतारे थे। आरजेडी 2024 में 24 उम्मीदवारों में से 2 को मुसलमान को टिकट देती है। हालांकि 2019 में जो 5 उम्मीदवार उतारे थे मुसलमान, उसमें से कोई भी जीता नहीं था। तो ये हालत है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की। अब आइए एक और पार्टी जो मुसलमानों की बात करती है, शरद पवार, एनसीपी। अब 2 हिस्सों में बट गई एनसीपी। देख लीजिए कि एनसीपी जब एक थी, अजीत पवार की अलग हो गई है। जो मूल एनसीपी जो नाम गया वो अजीत पवार को मिला और शरद पवार ने एक नई पार्टी बनाई, एनसीपी एसपी। तो अब क्या है कि 2014 में एनसीपी जब एक थी, अजीत पवार शरद पवार अलग नहीं हुए थे, तो 3 मुसलमानों को टिकट दिया था 2014 में, 2 जीते थे। 2019 में भी 3 मुसलमानों को टिकट दिया था और 1 जीते थे। तो मुसलमानों, इस हिसाब से अगर आप देखें तो 2014 में तो 66% कैंडिडेट जीत गए मुसलमान और 2019 में भी 33%। तो ये स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी मानी जा सकती है। अब क्या है? अब देखिए कि 3, जब दोनों एक थे तो 3, अब एनसीपी जो है, जो अजीत पवार वाली है, वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1 मुसलमान को टिकट दिया है। इसी तरीके से जो शरद पवार की पार्टी है, एनसीपी एसपी, शरद पवार की पार्टी, शरद पवार की पार्टी जो है उसने भी 1 को दिया है टिकट मुसलमान को। तो अजीत पवार ने 1 को और शरद पवार ने 1 को, तो दोनों को जोड़ भी दीजिए, क्योंकि पहले दोनों, इसके पहले वाले चुनाव में दोनों साथ थे, तो 2 मुसलमान को टिकट हुआ। और 2019 में भी 3, 2014 में भी 3। ये स्थिति है। अब जरा सीपीआई सीपीएम, ये वर्ग विहीन पार्टियां मानी जाती हैं। 2014 17 मुसलमानों को टिकट दिया था और 2019 घटा, 13 मुसलमानों को टिकट दिया था। और इस बार सीपीआई और, मैं सीपीआई और सीपीएम दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों साथ चुनाव लड़ती हैं, केरल में भी और बंगाल में भी। तो सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर कुल 82 कैंडिडेट हैं। 30 कैंडिडेट जो हैं वो ये सीपीआई के कैंडिडेट हैं और 52 कैंडिडेट जो हैं वो सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो सीपीआई और सीपीएम मिलाकर 82 कैंडिडेट हैं और 82 में से कुल मुसलमान दोनों पार्टियों ने मिलाकर 10 मुसलमानों को उतारा है। सीपीएम ने ही सारे मुसलमानों को टिकट दिया है और सीपीआई ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। तो 17 से 13 और 13 से 10 ये स्थिति हो गई है। लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं और इसको देखने के बाद शायद आपको ज्यादा हैरानी हो सकती है, क्योंकि इस देश में ऐसी भी पार्टियां हैं। वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में राजनीति करती है ये पार्टी और जगन मोहन रेड्डी इसके नेता हैं। तो वाईएसआरसीपी जो है आंध्र प्रदेश की पार्टी है। बीआरएस आपने नाम सुना होगा, पहले आप इसका नाम था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो ये तेलंगाना की पार्टी है। केसीआर इसके नेता हैं, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री रहे, दिग्गज नेता माने जाते हैं। और बीजू जनता दल,
ये उड़ीसा की पार्टी है, नवीन पटनायक इसके नेता हैं। तो ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने 2024 में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, 2019 में भी एक भी मुसलमान को नहीं टिकट दिया है। तो ये तीन पार्टियां ऐसी हैं जिनका मुसलमानों से पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है, या फिर वो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के दबाव में आ चुके हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वाईएसआरसीपी 2014 में 38 में से 3 मुसलमानों को उतारा था, और बीआरएस ने, जो केसीआर की पार्टी है, उसने 2014 में 17 में से 2 मुसलमानों को उतारा था। तो ये स्थिति है भारत में। जब मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो मुस्लिम मुक्त भारत की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देश उसी तरफ ले जाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो सपना देख रहे हैं, वो सपना दरअसल मुस्लिम मुक्त संसद का है। और मुस्लिम मुक्त संसद ऐसे बनेगा कि आप जब उनको टिकट ही नहीं देंगे, जब वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां जो 400-400 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, 300-300 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, वो 3 अपने उम्मीदवार भी मुसलमान नहीं उतारेंगी, तो क्या होगा? जो रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, उसका क्या होगा? लेकिन यह क्या केवल मुस्लिम विरोध है, या फिर यह मुसलमानों को बेदखल करने का अभियान है, एक गंदा अभियान? इसको गंदा इसलिए कहना पड़ रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए यह अच्छी बात तो हरगिज नहीं मानी जा सकती। तो कांग्रेस, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, एडीएमके, बीजेपी, ये हालत है कि सीधे सीधे आप देख लीजिए कि 31, 34, 19, 24 से 13, 13 से 6, 61 से 39, 39 से 35, इसके बाद आप देख लीजिए 39 से 8 और 8 से 4, 14 से 9, 9 से 10, इसके बाद सीपीआई की बात करें तो 3 से 4 और 4 से सीधे 0, आरजेडी की बात करें तो 6, 5 और 2। तो किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, जो मुसलमानों की राजनीति की बात करती हैं पार्टियां, उनकी भी बात कर लीजिए, तो आपकी समझ में आएगा कि दरअसल ये मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की जो कोशिश हो रही है, उस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो जरा नजर रखिए अपने आसपास, दिल को खोलिए, क्योंकि लोकतंत्र बंद दरवाजों में घुसने के बाद बहुत तंग हो जाया करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप इस कदर दृष्टिविहीन बनाए जा रहे हैं, जिसमें इतने बड़े सवालों की तरफ हमारी निगाह ही ना जाए। सोचिएगा और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा अपने आप को कि क्या वाकई मुसलमान भारत की संसद में अपना प्रतिनिधित्व डिजर्व नहीं करते? वो इस लायक नहीं है कि संसद में उनके तबके के लोग उनकी आवाज़ उठाएं। सोचिएगा, बात बहुत बड़ी है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।